नमस्कार, आप सभी का कॉम्पिटिशन कम्युनिटी पर स्वागत है। गाइज, आज आपको ऐसे शख्सियत से मिलाने जा रहे हैं जिन्होंने तमाम असफलताओं और चुनौतियों के बावजूद सफलता की सीढ़ियां चढ़ करके आपके सामने आ रहे हैं, जिनका नाम है रितेश देवांगन सर, जिन्होंने ग्रुप डी और एनटीपीसी 2019 दोनों ही पेपर को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किए। आइए मिलते हैं उनसे और जानते हैं कि उनकी जर्नी कैसा रहा। आइए देवांगन, स्वागत सर आपसे। हेलो एवरीवन, मेरा नाम रितेश कुमार देवांगन है। मैं रेलवे एनटीपीसी 2019 में सिलेक्शन हुआ है। मेरा पोस्ट है गुड्स ट्रेन मैनेजर। कॉम्पिटिशन कमेटी में आप सभी का स्वागत है। चलिए, तो सर ने कहा कि 2019 में जो वैकेंसी आई थी, जैसे 19 में वैकेंसी आई, 21 में आपका जो है सो CVT 1 हुआ, 2022 में CVT 2 हुआ और अभी फाइनल में आपका रिजल्ट आया हुआ है। तो सर, सबसे पहले कि जब आपका रिजल्ट आया और अपने फैमिली को बताया, तो फैमिली का रिएक्शन क्या था? सर, फैमिली में सभी खुश थे। जब मैं दोपहर को आया हुआ था रिजल्ट, मैं रात को ही देखा टेलीग्राम, जब स्टार्ट किया तब मेरे को पता चला, तो घर में बताया। तब 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 रात को सभी सो रहे थे, उठा के फिर बताया। सभी खुश थे और मैं भी बहुत खुश था। रितेश सर, आप अपने पहले फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताएं कि आपके फैमिली कहाँ रहते हैं, कौन कौन आपके फैमिली में है, और फिर उसके बाद हम जानेंगे आपकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई है। सर, मैं छत्तीसगढ़ बिलासपुर जिले का सकरी का रहने वाला हूँ। मेरे फैमिली में मेरे पिताजी है, बड़े भाई हैं, भाभी है, चाचा और चाची हैं, उनके 2 बच्चे। हमारी फैमिली कंबाइंड फैमिली है। और मेरा स्कूलिंग सकरी में सरस्वती शिशु मंदिर में हुआ है और उसके बाद ग्रेजुएशन गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज कोनी से हुआ है। कब आपकी ग्रेजुएशन कब हुई थी सर आपकी? सर, मेरा ग्रेजुएशन 2018-19 में हुआ था। 18-19 में हुआ था। उसी साल आप एनटीपीसी का वैकेंसी भी 19 में आया हुआ था। लेकिन इससे पहले, सबसे पहले आपके मन में गवर्नमेंट जॉब के लेकर ख्याल कब आया कि मुझे गवर्नमेंट जॉब में ही जाना है? सर, जैसे ही ग्रेजुएट हुआ उसके बाद मैंने ठान लिया था कि मेरे को गवर्नमेंट जॉब ही करना है। तो मैं प्राइवेट जॉब आज तक ट्राई ही नहीं किया और गवर्नमेंट जॉब में ही फोकस किया था। क्या आपके फैमिली में कोई गवर्नमेंट जॉब में है पहले से, जो आपके लिए प्रेरणादायक रहा हो? हाँ सर, मेरे पिताजी है, वाटर इरिगेशन डिपार्टमेंट में एक क्लर्क है। अच्छा, ओके ओके ओके, ठीक है। तो आज आप, बहुत सारे बच्चे का भी कुछ सवाल है जो आपसे हम पूछेंगे, लेकिन उससे पहले जानेंगे कि आपकी जो है सो क्वालिफिकेशन तो आपने बता दिया है ना। तो लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहूँगा कि बहुत सारे बच्चे, लगता है सर, गवर्नमेंट जॉब में वही सेलेक्ट होते हैं जो टॉपर्स होते हैं स्टार्टिंग से लेकर के। क्या आप भी स्टार्टिंग से लेकर के अपने क्लास में टॉपर्स थे क्या? सर, मैं टॉपर ही नहीं था। मैं पढ़ाई पहले करता ही नहीं था। मेरी पढ़ाई जो मेनली स्टार्ट हुई वो 10 से स्टार्ट हुई। मैंने 10 से पढ़ाई स्टार्ट किया था अच्छे से। मेरा मैथ्स मेरे को अच्छा लगता था, तो मैं मैथ्स पढ़ना स्टार्ट किया था और मेरा मैथ्स में 100 में 93 नंबर था और परसेंट था 10वीं में 70% था। उसके बाद फिर 12वीं में 80% आया। देन फिर मैंने BE किया, उसके बाद फिर गवर्नमेंट जॉब का तैयारी की स्टार्ट किया। ओके ओके ओके। तो जहाँ तक मैं आपको जानता हूँ कि आप मेरे क्लास के स्टूडेंट रहे हैं, तो स्टार्टिंग में आपने बैंक की क्लास शुरू किया था, राइट? यस। फिर आप लोग अपने SSC का क्लास शुरू किया यस। और उसके बाद फिर आप रेलवे की क्लास की शुरू की है। तो इसका मतलब आप पहले SSC और बैंक का एग्जाम की तैयारी पहले कर चुके हैं। यस सर, बैंक और SSC दोनों ज्वाइन किया था मैं। उसके बाद मैंने एग्जाम भी दिए बैंक और SSC दोनों के ही। तो मेरा जो वीक पॉइंट था वो इंग्लिश था, जो अच्छे से कवर नहीं हो रहा था, जो कि रेलवे में नहीं आता है। तो फिर मैंने रेलवे को फोकस किया और उसी को टारगेट करने स्टार्ट कर दिया। ठीक है। तो आपका जो सर ने एक बड़ा अच्छा बात बोला कि सर, मुझे पता चल गया था मेरी इंग्लिश जो है सो वीक पॉइंट है, तो फिर हम इस पे ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया और हमने रेलवे को चुना, क्योंकि रेलवे में इंग्लिश नहीं आता। तो आप में से बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसे होंगे जिनका इंग्लिश जो है सो एक समस्या बने रहा होगा। तो आप भी जो है सो, अगर किसी को इंग्लिश में कोई इशू है, तो आप बिल्कुल, रेलवे ऐसा सेक्टर है जहाँ पे इंग्लिश नहीं पूछा जाता, आप इसको क्या सेलेक्ट करके अपना करियर बना सकते हैं। तो इंग्लिश जो है सो आपकी जो है सो करियर का एक बाधा नहीं बन सकता, ये बात को आपको समझना होगा। तो सबसे पहले अपनी वीकनेस को पहचानिए और अपनी गोल की ओर अग्रसर हो जाइए। तो सर ने कहा कि हमने बैंकिंग ऐसे इसलिए छोड़ा था क्योंकि आपके इंग्लिश जो है सो एक वीक पॉइंट रहा था। ठीक है। तो आपका CVT 1 जब क्वालिफाई हुआ, कितना CVT 1 में कितना स्कोर रहा आपका? सर, मेरा CVT 1 में स्कोर था 64 पॉइंट कुछ था। रॉ मार्क्स था और नॉर्मलाइज होके 81 बन गया था। 81 रहा था। तो आपने CVT 1 के बाद कितने जो है सो लेवल को क्वालिफाई किया था? सर, CVT 1 के बाद CVT 2 हुआ था। CVT 2 का जो रिजल्ट है उसके बाद मैं जितने भी लेवल थे 2, 3 और 5, 6 सबको क्वालिफाई किया था। ठीक है, ठीक है। यानी कि 2, 4 और 5, 6, 2, 3 और 5, 6 लेवल आपने क्वालिफाई किया। तो CVT 2 में आपके कितना स्कोर थे? क्योंकि बच्चे को बताना जरूरी है कि CVT 2 का जब पेपर हुआ था, जनरली बच्चे बोल रहे थे सर GS कहीं से कुछ भी पूछा गया था। हालांकि आज इस वीडियो में बात करेंगे कि आपकी मैथ्स के, रीजनिंग के और GS के सेक्शन को कैसे आखिर आपने, सर ने कैसे तैयार किया और आपको क्या सजेशन सर देंगे और कैसे हम लोग जो है सो तैयार कर सकते हैं, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन फिलहाल CVT 2 को लेकर जो बच्चों के मन में सवाल चल रहा था, कुछ बच्चे बोले सर बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन आ गया, तो आप उसको कैसे देख रहे थे? सर, CVT 1 का जो लेवल है वो CVT 2 का ही लेवल है, बस पैटर्न चेंज कर दिया गया था। थोड़ा बहुत क्वेश्चन ऊपर आए थे जो कि बनाया जा सकता था, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग था। बन जाता। मेरा CVT 2 में लेवल 6 का जो नंबर था वो 73.55 था और लेवल 5 का 75 नंबर था।
सर ने बड़ा अच्छा एक बात कहा जो जनरली बच्चों के मन में डाउट रहता है कि देखो एक्चुअली अगर कोई बच्चा एसएससी होके या बैंकिंग के बच्चे होंगे तो आपको पता है कि प्रीलिम्स और मेंस के बीच में एक बहुत लंबा गैप होता है लेवल में, क्वेश्चन की लेवल की बात कर रहा हूँ। लेकिन सर ने क्या कहा कि रेलवे में सीबीटी 1 और सीबीटी 2 में बहुत ज़्यादा गैप नहीं होता, यानी कि बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा आपको सीबीटी 2 के लिए पढ़ना होगा ना, सिलेबस अलग होता है। इवन जो आप सीबीटी 1 की सिलेबस है वही सीबीटी 2 का भी सिलेबस है, और क्वेश्चंस के लेवल में बहुत ज़्यादा अंतर देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन थोड़ा बहुत तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो जब आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि बहुत ज़्यादा लेवल में गैप नहीं होती है, ठीक है। अब सर हम बात करेंगे कि ठीक है आपने स्टार्ट जब किया स्टार्टिंग में तो भाई जो मतलब जो कोई ऐसे बच्चे फ्रेशर होंगे जो अभी आपको पता है कि रेलवे में 1,58,000 पोस्ट खाली है और आपको पता है कुछ ही महीने के बाद आपकी एएलपी और जो एसओ एनटीपीसी वगैरह की वैकेंसी आने वाली है, तो वैसे स्टूडेंट का क्या मैसेज देना चाहोगे, क्या सजेशन देना चाहोगे जो अभी स्टार्ट करना चाह रहा है रेलवे में अपना प्रिपरेशन? सर पहला ऐसा है कि जो भी मैथ्स और रीजनिंग जीएस है उसका पहले बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, कॉन्सेप्ट एक नोट्स बना लो, दो ज़्यादा 2 से 3 महीने लगेंगे। उसके बाद देन फिर मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करो, उससे आपका स्पीड और एक्यूरेसी दोनों मेंटेन हो जाएगा। फिर आप 4-5-6 महीने में लगभग एग्ज़ाम क्रैक कर लोगे। इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए मेरे हिसाब से 5 से 6 महीने सफिशिएंट है, ऐसा मैं भी बोल रहा हूँ और सर भी बोल रहे हैं। अगर आप मान लो कोई फ्रेशर है, अगर आप कुछ भी नहीं जान रहे तो 3 से 4 महीने का समय लीजिए, प्रॉपर फैकल्टी को फॉलो करिए, एक प्रॉपर नोट्स बना करके। टेस्ट इंपॉर्टेंट है, टेस्ट पर वापस आना चाहूंगा क्योंकि बिना टेस्ट का इस फील्ड में सिलेक्शन मुश्किल है, क्योंकि स्पीड और एक्यूरेसी का ये गेम है, तो ये दोनों मेंटेन करने के लिए स्पीड टेस्ट देना बहुत जरूरी है। तो आप सर रितेश सर कहाँ से टेस्ट लगाते थे और किसका टेस्ट परचेज किए थे और कितने रोज मॉक लगाते थे आप? सर मैं कंटिन्यूसली हर दिन एक मॉक टेस्ट लगाता था। मेरे पास 3 टेस्ट थे, टेक्स्ट बुक का था और बायजूस का था और महिंद्रा का था। तीनों को लगाता था। जैसे जैसे एग्ज़ाम पास आया तो उसके 15-20 दिन पहले मैंने 2 मॉक से या 3 मॉक लगाते थे, जैसे कंडीशन देख के। उसके बाद मैं प्रॉपर एनालिसिस करता था। उससे क्या है कि नया कुछ सीखने को मिलता है। चलिए, सिर्फ मॉक नहीं लगाना है, मॉक के बाद आपको उसको एनालाइज भी करना है। अगर 1.5 घंटे की मॉक है गाइस तो आपको उसमें 2 घंटे और वक्त देना चाहिए मुझे एनालाइज करने में। अगर कुछ क्वेश्चन गलत हुआ तो आपको ये पता चलेगा किस टॉपिक में आपकी क्या मतलब क्या वीक पॉइंट रहा है, क्या उस टॉपिक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ या नहीं हुआ, ये सर का बोलना है। तो मॉक टेस्ट इंपॉर्टेंट है और इंपॉर्टेंट नहीं है, उसका एनालिसिस इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सर स्टार्टिंग में 1 मॉक लगाते थे, बाद में जो है उन्होंने जो ऐसे एग्जाम नजदीक आता गया तो उन्होंने 2 मॉक लगाना शुरू किया, ठीक है। अब जो है अब कोई बुक्स वगैरह के नाम बताए, कोई जो बच्चा फ्रेशर है जो मान लीजिए कि नहीं शहर तक पहुंच सकता, उनको क्या सजेशन देना चाहेंगे? क्या कोई बुक्स जरूरी है या फिर कोई ऑनलाइन साइट से ही वो काम कर सकता है? सर इसमें बुक्स का ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। ऑनलाइन में इतने सारे कंटेंट है जो आपको बुक में नहीं मिल पाएंगे, नए कंटेंट। ठीक है। तो आप अगर जो फ्रेशर है स्टार्ट कर रहे हैं तो किसी भी फैकल्टी का सब्सक्रिप्शन लेके स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है। आपने मैथ्स, रीजनिंग और जीएस कहाँ से किया था, कैसे तैयार किया था? सर मैथ्स से तो आप ही पढ़ाए थे। मैथ्स तो आप मुझसे पूरा कर रहे थे, ठीक है। सर यहाँ तक पहुँचने का आप ही हाथ है। और और मैंने आपसे पहले मैथ्स का पूरा जो बेसिक कॉन्सेप्ट वो क्लियर किया था, वैसे ही रीजनिंग का और जीएस का जितने भी थे उसका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद रोज जो यूट्यूब में क्लास चलता है टॉपिक वाइज, उसका मैं मॉक टेस्ट देता था। तो उससे क्या है, टॉपिक वाइज से क्या है, जितना भी डाउट था वो पूरा क्लियर हो गया था। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो सर मेरे स्टूडेंट रहे हैं एक्चुअली। मैंने पहले कहा था कि क्लास में जब सर आए थे स्टार्टिंग में तो पहले बैंक की बैच ज्वाइन किए थे, फिर एसएससी का, फिर बाद में उन्होंने रेलवे फोकस पूरा किया था। और मैं भी बता दूं कि सर जब स्टार्टिंग में आए थे तो सर देखिए मेरी क्लास का ही रूल है, मैं अभी भी इंटरव्यू में बता रहा हूँ और क्लास में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको पता भी होगा कि बिना मॉक टेस्ट का मैं क्लास में बच्चे की एंट्री नहीं देता हूँ, है ना। तो वो जो मेरा जो रूल था वो कितना हेल्प किया आपको? सर ये तो पहले डर लगता था, लेकिन वही हमको एग्जाम में बहुत प्रॉफिट दिया। जो आप मॉक टेस्ट देने के लिए हमको प्रिपेयर करते थे, वो हम जब गए एग्जाम में तो हम लोग का वो आदत बन गया था 1.5 घंटा बैठने का, तो हमको टाइम का पता ही नहीं चलता था। ठीक है। तो देखिए मैं भी बता रहा हूँ इनके बारे में जो मुझे जहाँ तक याद पा रहा है। तो डे 1 में आज तो मॉक आप देते 30 या 40 मार्क्स ही आपके आए थे, राइट? और बाद में जो आपने 80-90 तक की सफर को भी तय किया था। यस सर, शुरू में कम आते थे और बीच में ऐसा लगता था कि एग्जाम हो पाएगा नहीं क्रैक। मैंने पढ़ाई कंटिन्यूटी रखा, छोड़ा नहीं। अंतिम समय में 80-70 नंबर क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट हो जाते थे और उसमें से 80 में से 70 सही क्वेश्चन होते थे क्वेश्चन। तो आप भी अगर एस्पायरेंट हैं, अगर आप रेलवे के लिए सोच रहे हैं तो गई देखिए होता है, फ्रस्ट्रेशन होगा स्टार्टिंग। जब मॉक आप लगाएंगे तो स्टार्टिंग में बहुत कम मार्क्स आते हैं, लेकिन आपको डे 1 क्या होना, इंप्रूव करना है। इंप्रूव कैसे होगा? जब एनालाइज करेंगे आप, तो एनालाइज करने से मॉक बढ़ते हैं। आप डे 1 अगर आप 1 मेहनत लगातार 30 मॉक लगा लेंगे तो मुझे लगता है कि आपके मार्क्स काफी इंप्रूव होगा। और सर भी वैसे करते थे, ठीक है। तो इसके अलावा मैं कुछ सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, खास करके कोई जगह मान लो कुछ सीजीपीएससी एस्पायरेंट भी यहाँ पर हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ से हैं, तो छत्तीसगढ़ में थोड़ा रेलवे और सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब को लेकर के थोड़ी सी अवेयरनेस कम है, ऐसा मानते हैं आप? क्योंकि आपने जब अभी आपका जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है उसमें कितने बच्चे सीजी के थे? सर मेरे बैच में 56 लोग का हुआ था अलॉट। उसमें जब डीवी में गया था तो
मुश्किल से 7 से 8 लोग सीजी के रहे होंगे, बाकी सब बाहर के थे। सोचिए कि सीजी में अभी भी गवर्नमेंट जॉब को लेकर के अवेयरनेस है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट को जॉब को लेकर के अवेयरनेस कम है। तो हम चाहते हैं कि बहुत सारे इसमें व्यापम के बच्चे भी आपके वीडियो देखेंगे, सीजीपीएससी एस्पिरेंट भी देखेंगे, एसएससी बैंक को तो रेलवे वाले देखेंगे ही देखेंगे। तो आप इन बच्चों को क्या मैसेज देना चाहिए, क्योंकि सीजीपीएससी जो एस्पिरेंट है उनको, आप सीजीपीएससी एस्पिरेंट रहे हैं आई थिंक। यस सर, अभी भी मैंने कोको का कोमल सर का क्लास दिखता था, छत्तीसगढ़ वाला। तो ऐसा है कि सर सीजीपीएससी वाले बच्चे भी इसको कवर कर सकते हैं, जीएस तो लोग पढ़ते ही हैं ऑलरेडी। तो बस उनको मैथ्स रीजनिंग के लिए हर दिन 2 घंटा मैक्सिमम दे देंगे तो वो कवर हो जाएगा 6 महीने में। तो तमाम सीजीपीएससी एस्पिरेंट और व्यापम एस्पिरेंट थोड़ा ध्यान दीजिए। अगर आपकी जीएस मतलब बहुत अच्छी रहती है, ऑलरेडी रहती है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ इस बात को, लेकिन अगर आप मैथ्स और रीजनिंग के लेकर के 2 घंटे अगर समय दे पाते और इसके बाद मॉक के अलावा आप समय निकाल पाते, मुझे लगता है आप आराम से क्रैक कर जाएंगे रेलवे भी, ऐसा? यस सर। ठीक है। अब जो फ्रेशर बचे तो उसके लिए बात हो गया है, लेकिन एक समस्या फ्रेशर के साथ ये आती है ना कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, स्टार्टिंग में समझ नहीं आता। तो आप अगर कोई बच्चा शुरुआत करना चाहे तो कोचिंग का कितना बड़ा भूमिका आप मानते हैं? सर कोचिंग का यहाँ तक पहुँचने में बहुत बड़ा भूमिका रहा है। पहले बेस तो उन्हीं लोग ही बनाए थे, देन मैंने यूट्यूब से क्लास स्टार्ट किया था। तो पहले बेसिक बनाने से आप किसी भी अच्छे फैकल्टी जहाँ आपका इंटरेस्टेड हो, जो आप जिसको पढ़ने में अच्छा लगता है, उसको पहले आप बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, देन टेस्ट दिलाओ। तो टेस्ट से क्या है, बहुत सारी चीज़ कवर हो जाता है, जो पढ़े जाओगे वो भी कवर हो जाता है उसमें। ठीक है। अभी जैसा सारे बच्चे जानते हैं कि देखिए ये जो है पूरे भारतवर्ष में बता रहा हूँ, मतलब अभी तक जितनी भारत में इतिहास रहा है एनटीपीसी का, ये सबसे लंबा खींचा गया एग्जाम है। 19 में इसका जो है सो वैकेंसी आई, नोटिफिकेशन आया, इन लोगों ने फॉर्म भरा, 21 में CBT 1 हुआ, फिर 22 में CBT 2 और अभी रिजल्ट आया है। तो इस बीच में कई बार आप डिमोटिवेट भी फील करते होंगे अपना आपको, तो खुद को जो है सो मोटिवेट कैसे अपनो रखे इसमें? सर मैं क्या पढ़ता था कंटिन्यू, बीच बीच में लगता था डिमोटिवेट, मूड ऑफ लगता था, तो दोस्तों के साथ घूमने चले जाता था। जैसे मूड फ्रेश हुआ फिर पढ़ाई स्टार्ट किया था। बस पढ़ाई को मैंने जो कंटिन्यूटी है उसको बनाए रखा, कभी छोड़ा ही नहीं पढ़ाई को। अगर मैं आज कल घूमने चले गया हूँ तो उसको कल पूरा कवर करता था। उसके बाद ही मतलब ऐसा है कि मेरा टारगेट था कि मेरे को रेलवे निकालना ही है, तो बाकी भी सोचता ही नहीं था। तो गाइस जिस तरह जो रेलवे है कि लंबा प्रोसेस है, हालांकि अब रेलवे थोड़ा फास्ट हो गया है, तो अगर आप भी रेलवे के बारे में सोच रहे हैं तो मेरे हिसाब से आपको कंटिन्यूअस रहना पड़ेगा, है ना। ये बर्थडे, संडे, मंडे, फ्राइडे, ये सब जो वीकेंड डे होते हैं, इस सबसे आपको थोड़ा सा दूर रह करके काम करना पड़ेगा। तो कंटिन्यूअस रहिए, बने रहिए, तो मुझे लगता है 6 महीने में आप एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। ये रितेश सर ने करके भी दिखाया, और ये अटेम्प्ट भी आपका पहला ही था। यस सर, मेरा पहला अटेम्प्ट था। अब हम इसके अलावा कुछ बातें आपसे करेंगे, जैसे तो ठीक है आपने क्लासेस तो बता दिया ऑनलाइन, लेकिन करंट अफेयर को लेकर कभी बच्चों के मन में डाउट है, क्योंकि ठीक है मैथ्स, रीजनिंग और जीएस वाले आप लोग मान कर भी लेंगे, लेकिन करंट अफेयर आज के वनडे एग्जाम में बहुत ज्यादा इनका वेटेज देखने को मिल रहा है। तो सर करंट अफेयर आपने कैसे किया था? क्या डेली बेसिस पे पढ़ा था, या मंथली कहाँ पढ़ा था, या किसी टीचर को फॉलो किया था? बच्चे को थोड़ा खुलकर बताएंगे तो बच्चे खुद से कर पाएंगे। सर मैं भुवनेश सर का जो डेली आता है करंट अफेयर उसको पढ़ता था, और वीकली या मंथली जो मॉक की जाता है उसको सॉल्व करता था। उससे क्या होता था कि जो जैसे कि क्वेश्चन आया तो वो 4 ऑप्शन से एलिमिनेट करके बन जाता था। और अभी जो ऐसे कि रेलवे की वैकेंसी आएगा तो पिछले लास्ट 6 मंथ या 1 साल का पूछता है, तो मेनली 6 मंथ का कवर करोगे तो 10 क्वेश्चन में 7 क्वेश्चन आप बना ही लोगे। तो करंट अफेयर को लेकर के जिन बच्चों के मन में कोई डाउट है तो गाइस बिल्कुल डाउट मत रखिए, लास्ट के 6 मंथ पढ़िए, और सर ने आपको एक टीचर का नाम भी बताया यूट्यूब पर, और बहुत सारे टीचर्स आपको मिल जाएंगे। लेकिन करंट अफेयर को सिर्फ डेली पढ़ना ही नहीं है, बल्कि आपको जैसे पढ़ लिए तो मंथली बेसिस पर आपको जो है सो उसके मॉक भी लगाना है। मॉक टेस्ट लगाने से सर ने के आगे फायदा ये होता है कि हमने ऑप्शन से भी इलिमिनेट कर लेते हैं वहां पर। तो आप करंट अफेयर डेली पढ़िए। करंट अफेयर ऐसा सेक्शन है जिनको आपको पढ़ना ही पड़ेगा। आप ऐसा नहीं कि एग्जाम का डेट आ गया तब हम पढ़ेंगे, और 6 मंथ का पढ़े, बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये हो गया आपका यहाँ तक की जो है सो CBT 2 की जर्नी, आपने कैसे यहाँ तक सफर तय किया हमने बताया। लेकिन एक साइको का भी टेस्ट होता है इसमें, तो उसके बारे में बच्चे जानना चाहते हैं आप सब, कैसे साइको की टेस्ट के लिए आपने क्या किया, क्योंकि हर एक बच्चे जो है सो जो गांव में रह रहे हैं वो हर जगह पहुंच नहीं सकता है। आप बहुत सारे बच्चे शहर तक की सफर तय नहीं करते, लेकिन वो कैसे, जो गांव में भी रह करके बच्चे ये तैयारी करना चाहता है, तो कैसे वो साइको का टेस्ट कैसे कर सकता है? सर मैं CBT 2 जैसे ही एग्ज़ाम हुआ उसके बाद स्कोर कार्ड आया, तो साइको का मेनली 1 मंथ ही तक किया था तैयारी। उसमें मैं अनलिमिटेड एजुकेशन, NK साइको टेस्ट और टेक्स्ट बुक का जो टेस्ट था, बस टेस्ट ही लाता था, उसमें कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना ही नहीं है। उसमें 5 टेस्ट होते थे। मेनली इंटेलिजेंट टेस्ट होता जिसमें ऑड 1 आउट करना रहता था, सेकेंड जो होता था वो ऑड नंबर काउंट वाला होता था, थर्ड जो होता था वो शॉर्ट रूट वाला होता था, फोर्थ जो होता था वो इंफॉर्मेशन ऑर्डरिंग टेस्ट होता था जिसमें सिग्नल जो रहता है रेलवे का वो वाला क्वेश्चन था, और 5वां में पर्सनालिटी टेस्ट होता है जिसमें फैक्टर G और Q करके बनता है, और दोनों में पास होना रहता है। और मिनिमम किसी भी सेक्शन
में 42 नंबर लाना रहता है। उससे 42 उससे कम आया तो मतलब आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। ओके, और मेनली 1 महीने में तैयारी कर सकते हो आप भी। ठीक है। तो क्या बच्चे बताना चाहेंगे आप कि सैको को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित तो नहीं होना है बच्चों को? सर उसके लिए कोई चिंतित नहीं होना, जैसे एग्ज़ाम आया आप 1 महीने में अच्छे से कवर कर सकते हो उसको। ठीक है। तो सैको का आपका स्कोर कार्ड भी मेरे पास है। मैं चाहूँगा कि आप एक बार स्कोर कार्ड को भी यहाँ पे एक बार एक्सप्लेन कर दें, है ना? देखिए, ये आपके कौन-सा स्कोर कार्ड है? ये लेवल सर 5 का है। लेवल 5 का स्कोर कार्ड है हाँ, सर तो ये। कितना आपका स्कोर कितना रहा है इसमें आपका? सर मेरा स्कोर रहा है 75। 75 रहा है और इसी में इनका फाइनल सिलेक्शन भी हुआ है ना? गुड्स गार्डन, इसको अगर टेक्निकल भाषा में बोलें तो गुड्स ट्रेन मैनेजर की पोस्ट पे हुआ है, फाइनल सिलेक्शन का हुआ है। और लेवल 6 का भी आपका एडमिट कार्ड यहाँ पे है, स्कोर कार्ड। सर लेवल 6 में मेरा वेटिंग है, स्टेशन मास्टर में 1 नंबर पीछे हूँ मैं मेरे। अभी भी सर वेटिंग में है, स्टेशन मास्टर में 1 मार्क्स से पीछे है सर। आइए बात करते हैं इनका जो है सो स्कोर कार्ड क्या रहा है। देखिए, कितना स्कोर कार्ड इसमें रहा आपका? स्कोर देखिएगा 72.33। 72.33 था और उसमें जो प्रोरेटेड मार्क्स करके 73.55 हुआ। ओके, ओके। तो ये आपके अभी तक 72 की लेवल 5 और लेवल 6 का आपने इसका स्कोर कार्ड भी देखा, यहाँ पे लिखा हुआ है इनका नाम भी रितेश कुमार देवांगन। अब देखिएगा, अब हम बात करेंगे इनके सैको के। सैको का स्कोर के बारे में सर बताइए। देखिए सैको का स्कोर जो आपका रहा है सर साइको में पहला जो कुछ होता है इंटेलिजेंट टेस्ट, वो आपने बताया है ना? सर। हाँ। तो फाइनल आपका जो स्कोर यहाँ पे बन रहा है, देख लीजिए ना, सारे जो है सेक्शन को आपने क्वालिफाई यहाँ पे सर किया है। तो जो है सबका स्कोर सबका सर हमने दिखा दिया कि सर क्या है, 72 में जो है सो लेवल 5 लेवल 6 क्या था और सैको का टेस्ट क्या था, ये तो सब कुछ पूछ लिए, ठीक है। अब जो है सो सवाल है कुछ और हैं जो हम बात करेंगे इसके बाद, ठीक है। तो रितेश सर, एक मेरा सवाल है कि इस प्रिपरेशन के दौरान ये जर्नी रहा है, इसमें दोस्तों का कितना योगदान रहा है? क्योंकि कई बार दोस्त काफ़ी पढ़ाई में सपोर्ट करते हैं या फिर कोई दोस्त फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं या किसी मान लो कहीं आप बोर हो गए तो दोस्तों से जाके मिल लिए, तो दोस्तों का कितना योगदान रहा है? सर मेरे दोस्त तो बहुत सारे हैं जिन्होंने कहीं न कहीं किसी तरह से सहयोग किया हुआ है, चाहे स्कूल वाले हो, कॉलेज वाले या कोचिंग वाले हो। उनका ही मार्गदर्शन और सहयोग रहा जो मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। और साथ-साथ टीचर का भी सहयोग रहा जो कि मेरे को यहाँ तक पहुँचाने। सर आपका भी बहुत सहयोग रहा। धन्यवाद सर आपका भी। तो एक सवाल है आखिरी, क्यों आमतौर पे बच्चों के मन में ये लगता है सर रेलवे में सैलरी कम है या सेंट्रल गवर्नमेंट में सैलरी कम है, स्टेट गवर्नमेंट में सैलरी ज़्यादा। इससे कई बार बच्चे सैलरी को लेकर के जॉब की जो है जॉब डिसाइड करते हैं, बट ऐसा नहीं है। अगर मैं बताऊं कि जैसे सर का भी गुड्स में ट्रेन मैनेजर जो है सो इनका पोस्ट मिला हुआ है, इनकी अगर इनिशियल सैलरी की बात करें तो इनिशियल सैलरी 60 प्लस होते हैं, 60 से 70 के बीच होते हैं, समझिएगा। अगर ओवर टाइम अगर करते हैं तो मुझे लगता है सैलरी बढ़ करके 80 से 90 तक भी जाता है। तो मुझे नहीं लगता कि अगर मिडिल क्लास की फैमिली के लिए अगर एक गवर्नमेंट जॉब अगर किसी को हो गया फैमिली में और उसका सैलरी अगर 60-70 है तो मुझे लगता है सफिशिएंट है, मुझे लगता है वो आप आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आप सैलरी को लेकर क्या बोलना चाहते हैं? ये जॉब से आप खुश है कि नहीं? सर जॉब से खुश हूँ। मेरा टारगेट था कि मेरे को रेलवे एनटीपीसी निकालना है और सैलरी भी काफ़ी अच्छी है, इसमें लाइफ अच्छे से जिया जा सकता है। इसके बाद अब क्योंकि अभी आपका एज काफ़ी कम है तो मुझे लगता है इसके बाद आप क्या सोच रहे हैं, क्योंकि एनटीपीसी में ये आपका सिलेक्शन हो भी गया है और आपकी ज्वाइनिंग भी मिला है रायपुर डिवीजन में। यस सर, मैं बिलासपुर जोन से ही फॉर्म भरा था, मेरे को रायपुर डिवीजन में ही ज्वाइनिंग मिला है और मेरा ट्रेनिंग बिलासपुर में ही है। बिलासपुर में इनकी ट्रेनिंग और 1 मई से ट्रेनिंग है, राइट? यस सर। तो इनका घर भी बिलासपुर और बिलासपुर में ही इनकी ट्रेनिंग है। तो एक बात यहाँ पे मैं और बोलना चाहूँगा, बहुत सारे बच्चे जो है सो जोन को लेकर बड़ा कंफ्यूज रहते हैं। सर मैं यहाँ से हूँ तो कहाँ से भरूँ, कहाँ से कट ऑफ क्या होगा? तो मेरा एक मानना है कि अगर आप छत्तीसगढ़ से हैं तो कोशिश करिएगा कि आप यहीं बिलासपुर जोन से बने, तो क्योंकि क्या होगा कि रेलवे में जोन आसानी से चेंज नहीं होता है। तो ऐसा होगा कि आप लाइफ टाइम के लिए घर से रहकर भी जॉब कर सकते हैं। तो आप रेलवे में जो है सो जोन को लेकर के विशेष तौर पर ध्यान दीजिएगा जब फॉर्म आप भरेंगे तो, ठीक है। इसमें कोई जोन के बारे में कुछ बोलना चाहेंगे आप? सर जोन में क्या है, कई स्टूडेंट कैसा सोचा जाता है कि इसका कट ऑफ नंबर कम जाता है, ज़्यादा जाता है, तो 1 ही 2 नंबर बस होता है, कट ऑफ में डिफरेंस ज़्यादा नहीं होता है। तो कोशिश करें अपना जहाँ पर होम हो उस जोन में भरे तो आपको बेनिफिट रहेगा। तो ये ओवरऑल हम देखिए सर का जर्नी कैसा रहा, कैसे सर प्रिपरेशन स्टार्ट किए, कब किए और इनकी फाइनल सिलेक्शन हो गया। इसके बाद एक सवाल और है कि ये तो ठीक है सर, अभी आपने एनटीपीसी में सिलेक्शन ले लिया, इसके बाद जो है सो आपका क्या टारगेट है? सर अगला टारगेट तो पीएससी है। बस ड्यूटी से अगर जो है ड्यूटी हावर हम लोग को थोड़ा ज़्यादा रहता है, रनिंग स्टाफ है, तो अगर उसमें अगर टाइम मिलता है तो सर मेरा टारगेट पीएससी है फिर अगला टारगेट। तो तमाम सवालों का जवाब बहुत ही बेबाक तरीके से सर ने दिया और उम्मीद करते हैं कि हर एक जो है सो आपका डाउट क्लियर रहा होगा। इसके बावजूद अगर कोई सवाल अगर आपके मन में रह जाता तो कमेंट बॉक्स कर करिए, कमेंट बॉक्स में आप बिल्कुल कमेंट करेंगे और कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो गाइज हम आप फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर आप चाहते हैं अपने कैरियर को एक नई दिशा देना और सुनहरे भविष्य को साकार करना, तो जुड़िए कंपटीशन कम्युनिटी के साथ। आज ही हमारे वेबसाइट के कैरियर पेज पर विजिट करें अथवा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिए गए लिंक पर क्लिक करें। हमेशा आपके साथ टीम कोको।